ARO भर्ती परीक्षा 2016 जिसका पेपर हुआ था 20 सितंबर 2020 को, उस परीक्षा में पूछे गए जीएस के प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी के हुए। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे जीएस के उस सेक्शंस को, उस प्रश्नों को जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चाहे वो आरओ यारो का पेपर हो या फिर वीडियो का एग्जाम आने वाला हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का ओशनिक पार्क कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी है निकोबार आइलैंड और ऑप्शन डी दिया गया है कच्छ। तो देखिए जो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है ये कच्छ में स्थित है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कच्छ कहाँ पे स्थित है? कच्छ स्थित है गुजरात राज्य में। तो ध्यान दीजिएगा कच्छ कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में, और वहीं पे ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। चिल्का झील की अगर हम बात करें तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा इसको, ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और वहीं अगर हम बात करें सुंदरबन की तो सुंदरबन ये इंडिया और बांग्लादेश में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कच्छ राज्य में, ये कच्छ में स्थित है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो पूछा गया इसमें कि भारत की पहली, ठीक है, तो किसके किसके बीच में चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाराणसी से दिल्ली के मध्य। कब चलाई गई थी? 2019 में चलाई गई थी। और ये पूरी तरीके से कहाँ पे बनी है? इंडिया में बनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे लगाया गया है? पानीपत में लगाया गया। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था? पानीपत, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था 2013 में। उद्घाटन कब किया गया था? 2013 में किया गया था, सिंथेटिक रबर प्लांट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित? देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं, करंट का क्वेश्चन याद आ गया है। लखनऊ इसमें दिया गया है। तो जो आर्टिकल 51 हमारे डीपीएसपी में जो आर्टिकल 51 दिया गया उसके तहत 23वें नंबर की यानी कि 23वें नंबर की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड, इसकी मीटिंग किसके द्वारा की जा रही है? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा लखनऊ में। इसमें लगभग 65 देशों के जो राष्ट्रपति या जो भी वहाँ के मुख्य प्रेसिडेंट हो गए या जो है प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो अतिथि के तौर पर यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगी? ये लखनऊ में होगी। और इसलिए हमारा ये जो आर्टिकल 51 है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, जामनगर। तो भारत में सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है वो जामनगर में स्थित है। इसके हेड की अगर हम बात करें किसके, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। और अगर क्षमता के हिसाब से अगर हम देखें पूरी दुनिया में इसकी जो क्षमता है, कुल क्षमता के अनुसार पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। ध्यान दीजिएगा, तो क्षमता के हिसाब से, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर। जामनगर कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। डिगबोई कहाँ पे है? ये असम में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी रेखा वाला राज्य है? सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछ रहा है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये गुजरात की यानी कितने, ये डिस्टेंस कितनी है गुजरात की अगर हम बात करें तो इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी जो दूरी है जो तट पे स्थित है, इसको बताइएगा आप लोग। ठीक, चलिए हम बता ही देते हैं कि गुजरात की जो तट रेखा है वैसे कुल तट रेखा कितनी है। अगर हम भारत की बात करें तटीय लंबाई कितनी है? 6100 मीटर है। ठीक है, तटीय लंबाई कितनी हो जाएगी? ये 6100 मीटर है, जिसमें से गुजरात की कितनी हो जाएगी? 1200।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 6100 मीटर ये भारत की कुल तटीय रेखा है और जिसमें से गुजरात की 1200 है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी जो ऐसे हैं जो राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, तो तटीय क्षेत्र वाले राज्य या जो यूनियन टेरिटरीज है कौन कौन सी हैं, उसके अंतर्गत गुजरात हो जाएगा आपका, अगर आपको मैप याद है तो। इसके अलावा महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, दमन दीव हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये वो राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ये जो 6100 मीटर है इसमें हमने यूनियन टेरिटरीज को शामिल नहीं किया हुआ है, यानी कि अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया हुआ है। अगर इसमें हम कुल रेखा की बात करेंगे तो 7516 हो जाएगा, ठीक है। 7516.6 लगभग ऐसे कुछ है, 6 या 7 होगा किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, गुजरात हो जाएगा जिसकी 1200 इसमें, और इसके अलावा ठीक है 1200 किलोमीटर यहाँ पे किलोमीटर होगा, ठीक है। कुल तट रेखा कितनी हो जाएगी, 7516 हो जाएगी, जिसमें द्वीप भी शामिल है, और द्वीप को अगर ना शामिल करें तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा ये। और कौन कौन से राज्य स्थित हैं तटीय रेखा पर, ये हमने आपको बता दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो सबसे अधिकतम मात्रा में कोयला कहाँ से मिलता है हमको, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, गोंडवाना समूह, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो गोंडवाना समूह सबसे अधिकतम मात्रा में कोयला हमको यहाँ से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, कह रहा है कि फरवरी 2020 में, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, है ना, करंट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है, अब करंट आपको रिसेंट का पढ़ना होगा। अगला प्रश्न भी करंट से ही संबंधित है। 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची और सूची दो आपको मिलाना था इसमें, इसको देख लेते हैं। सकता है ये अभी जो है मंदिर बन रहा है, तो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महत्व नृत्य गोपाल दास, स्वामी गोविंद देवगिरी, श्री चंपत राय और श्री नृपेंद्र मिश्रा। आपको बताना है कि इसमें ट्रस्ट के महासचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, और मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख कौन है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें है, न्यूज में है। तो देखिए इसमें ए का 4 हो जाएगा, यानी कि जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं ये राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। स्वामी गोविंद देवगिरी ये क्या है, ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और श्री चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं, और श्री नृपेंद्र मिश्र जो है ये मंदिर निर्माण के समिति के प्रमुख हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी पूछ रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था भुवनेश्वर में, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन करंट का है ये। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ है इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से देख लीजिएगा कि करंट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितने मंथ का यानी कहाँ से कहाँ तक का करंट पूछा गया है ना। तो इन क्वेश्चन से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने महीने का करंट तैयार करना है, या स्पोर्ट्स से कितने प्रश्न बन रहे हैं, कितने जो नियुक्तियों से प्रश्न बन रहे हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन तो हर बार बनता ही बनता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो भी क्वेश्चन आपका करंट का ही हो जाएगा, है ना। इसमें दिया गया था एनएस धर्मशक्तु को। अगला क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसमें 63 दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना है, यानी कि इस पे आपको पैटर्न को ढूंढना है। यहाँ पे 14 लिखा गया है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 63 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 4 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 से बन जा, वैसे हम 9 से बन जा 63, और इस तरह से 14 से बन जा 98। देखिए आई थिंक ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, है ना, ऑप्शन है इसमें। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें भी सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म से है। तो डायनासोर का संबंध जिस तरह से ड्रैगन से है, उस तरह से इसमें किसका संबंध सही बन रहा है आपको ये बताना है। तो जिस प्रकार डायनासोर का संबंध ड्रैगन, यानी कि दोनों क्या, ये दोनों सरीसृप वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है ये दोनों संबंधित हैं सरीसृप वर्ग से। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हिम और बर्फ भी
एक ही प्रकार के हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, बाकी अगर तुरंत में ये आंसर आ जाए तो ठीक है, वरना हम छोड़ देंगे इसको। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा, वरना फिर जितने भी पेपर हुए हैं आरओ में, इन सारे क्वेश्चंस को, यानी कि जो रीजनिंग के सेक्शन है, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ये मिसिंग नंबर, तो इन सारे क्वेश्चन को एक साथ इकट्ठा करके हम एक जो है अलग से क्लास में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा, यानी कि यहाँ पे 8 लिखा है, फिर 15 है, फिर 28 है, फिर 53 है, तो आपको बताएं यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि 8 2 जा 16, यानी कि 1 कम हुआ है, 15 2 जा 30, 2 कम हुआ है, और 28 3 जा क्या हो रहा है, 28 3 8 जा 24, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना। तो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, आई थिंक यही बना। देखिए 8 2 जा 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 15 2 जा -2 हुआ है, फिर 3 जा निकालेंगे तो यहाँ पे -3 हुआ है, और उसके बाद में ये यहाँ पे -3 81 होना चाहिए था। चलिए इसको बाद में सॉल्व कराएंगे, देखें कौन सा पैटर्न इस पे सेट हो रहा है, वरना क्लास बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए वही प्रश्न है, आपको बताना है इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी। तो हम जीएस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, एक बात देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 है, 20 है, 26 है, 5 15 11 22 40 38 9, यहाँ पे आपको बताना है 30। जिन लोगों ने भी क्लास को, ये जो क्लास देख रहे होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आप आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके पहले भी हमने आरओ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, तो जिन भी लोगों ने क्लास को नहीं देखा हुआ है, क्लास को आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने 2021 में जो पेपर हुआ था उसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो इसमें कौन सा पैटर्न बना, देखिए इसमें लिखा है 9 2 जा 18, ये 18 हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे देख दें तो देखिए यहाँ पे 9 2 जा 18 हो रहा है, यहाँ पे 13 2 जा 26 हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे 10 2 जा 20 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। तो देखिए मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर, तो डायरेक्शन आपको पता ही है कि यहाँ पे नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। तो देखिए पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर अगर ये जाएगा तो किस साइड जाएगा, ये इधर गया 15 किलोमीटर। उसके बाद में कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो इधर गया 15 किलोमीटर, और उसके बाद में बाएं मुड़ा। तो देखिए जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप अपने आप को एज्यूम कीजिएगा कि आप चल रहे हैं, फिर आप मुड़ रहे हैं, तो इससे आपकी डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर चला, उसके बाद में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला। अब ईस्ट किधर है, इधर है, तो यहाँ से चल रहा है कितना, 25 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर ये बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चल दिया। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ पे इसका घर था और यहाँ पे ये पहुंचा हुआ है, तो ये कितना है, 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 15, और ये टोटल कितना है, 25 है, तो ये बचेगा कितना, ये 10 बचेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, 94 67 85 13। अब 3 संख्याएं इसमें एक जैसी हैं और एक क्या है, एक ये सबसे अलग है। तो देखिए इसमें ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये विषम संख्या है, इसमें यही एक क्या है, ये सम संख्या है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 94 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। कह रहा है ए बी का भाई है, तो देखिए ए हो गया और यहाँ पे हो गया ये बी, ये दोनों भाई हैं, तो इनको हम प्लस साइन से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सी का विवाह डी से हुआ है। अब यहाँ पे सी और डी का कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं, यदि सी बी का भतीजा है, देखिए सी जो है बी का भतीजा है, तो इसको भी हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो ए का डी से क्या संबंध है। इसके अलावा क्या था, सी का विवाह डी से हुआ है, अब इनका विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, यानी कि ये
फीमेल हो जाएंगी, तो ये फीमेल है, बाकी तीनों क्या है, मेल है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करें तो आप अपने आप से एक इंडिकेशन रखिएगा कि हाँ आपने किसको प्लस से किसको डिनोट किया है, माइनस से किसको डिनोट किया हुआ है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने प्लस को यानी कि जो मेल पर्सन है उनको प्लस से दिखाया हुआ है और जो फीमेल है उनको माइनस से दिखाया हुआ है। आप इसके अलावा भी आप जो है इसको सर्कल या स्क्वायर के शेप में लिख सकते हैं, यानी कि आपने अगर बी को स्क्वायर में किया है इसका मतलब ये मेल हो गया, और हमने डी को यहाँ पे सर्कल किया है इसका मतलब ये फीमेल हो गया। आपको बताना क्या है, तो आपको इसमें ये बताना है कि इनका संबंध यानी कि इसमें ए का डी से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। तो ए का डी से क्या संबंध हो जाएगा। अब देखिए बी का भतीजा है इसमें सी, और ए और बी दोनों क्या है, ये भाई हैं। तो ए का भी भतीजा कौन हो जाएगा, सी, और इनके भतीजे का विवाह हुआ है डी से, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये पति पत्नी है, ये हस्बैंड वाइफ है। ये कौन है, ये हस्बैंड वाइफ है। अब देखिए भतीजा मतलब ये चाचा हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बी का भाई लिखा है, अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। ए बी भाई नहीं है, ए बी का भाई कह रहा है, तो ये आप इसको हटा दीजिएगा, इसके क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। तो देखिए ये भतीजा है, ये चाचा हो जाएंगे, और ये इनकी वाइफ है, तो ये कौन हो जाएंगे, इनके ससुर हो जाएंगे। तो ससुर इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, 2017 में किया गया था, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसान समृद्धि आयोग का जो गठन किया गया था इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, तो किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो किसानों की आय को दोगुना करना, और कब तक दोगुना करना, 2022 तक दोगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया था, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसान समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, अगर पूछे किसान समृद्धि आयोग के अध्यक्ष ये कौन होते हैं, ये मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो क्वेश्चन पूछा गया जनगणना से। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यानी कि जहां पे साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम कहां पे हो जाएगी, ये श्रावस्ती, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार ये डेटा निकाला गया था। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो है 67.68%। 67.68% ये उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। और अगर इसमें बात करें कि जो साक्षर सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक साक्षर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक साक्षर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और जिसमें हमने बात की जो सबसे कम साक्षरता है वो कहाँ पे है, वो श्रावस्ती में है, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक डेटा और देख लेते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मेल और फीमेल से संबंधित, ठीक है, मेल और फीमेल की साक्षरता दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुल महिला साक्षरता दर है फीमेल की वो 57.1% है, ठीक है, 57.18% है। और मेल की जो साक्षरता दर है वो है 77.28%। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में। तो उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 67.68% है, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 57.18% है, और पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 77.28% है। उत्तर प्रदेश में सबसे जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम जो साक्षरता है वो है श्रावस्ती की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो जहां जहां से सिंचाई होती है उसमें नहरों की सिंचाई का कितना योगदान है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30% जो है सिंचाई किसके द्वारा होती है, नहरों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र में कितना प्रतिशत का योगदान है, 30% का योगदान है। इसके अलावा जो 70% वो कहाँ से सिंचाई होती है, वो भूजल से होती है, ठीक है, कहाँ से होती है, भूजल से होती है। बाकी 30% किससे होती है, नहरों से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है उत्तर प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब आपको इसमें मिलाना है कि पीतल का सामान कहाँ से मिलता है, कहाँ पे है, माचिस के लिए कौन सा जिला फेमस है, खेल का सामान और लकड़ी पर नक्काशी। तो देखिए पीतल के सामान के लिए अगर हम बात करें तो कहाँ, तो पीतल का सामान ये मुरादाबाद। तो ए का 3, देखिए ए का 3 किसमें किसमें दिया गया है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपको एक भी पता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। पीतल का जो सामान है ये कहाँ पे है, मुरादाबाद में, तो ए का 3 हो जाएगा। माचिस कहाँ पे, बरेली। खेल का सामान कहाँ पे मिलता है, ये सहारनपुर हो जाएगा। और लकड़ी पर नक्काशी ये मेरठ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद स्थित है, माचिस के लिए बरेली। देखिए जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP को लॉन्च किया गया तब से इस प्रकार के जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन सा जिला किसके लिए फेमस है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। और अगर किसी भी जिले में किसी भी चीज़ को GI टैग दिया जाता है तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पीतल का सामान मुरादाबाद हो गया, माचिस बरेली में हो गया, खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी पर नक्काशी है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा लोकगीत जो फेमस है, जो गाया जाता है, तो इसमें बिरहा, चैती और ढोला, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो बिरहा, चैती, ढोला ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि यही 3 है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कहरवा, चैता हो गया, पूरन भगत हो गया, रोपनी हो गया। ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। कजरी ये सब भी गाया जाता है। इसमें रागिनी और ढोला है ना, ये उत्तर प्रदेश का पूछा है। बाकी अगर प्रश्न पूछे कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ही। तो रागिनी और ढोला ये 2 लोकगीत हैं जो कहाँ पे गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में जो है कजरी है ना, पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के यानी जो पूर्वांचल में गाया जाता है वो कजरी हो गया, बिरहा, होली और ये सोहर हो गया, दादरा हो गया, कव्वाली, ये सब चीजें जो गाई जाती हैं पूर्वांचल में गाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं, तो इसमें हो जाएगा चरकुला, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चरकुला, कर्मा और पांडव ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चरकुला कहाँ पे गाया जाता है, अगर इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश दिया गया, कभी कभी क्षेत्र के हिसाब से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो चरकुला किस क्षेत्र में गाया जाता है उत्तर प्रदेश के, तो ये गाया जाता है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। चरकुला संबंधित है ब्रज क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा कर्मा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है। कर्मा कहाँ से संबंधित है, ये सोनभद्र, ये सोनभद्र से संबंधित है, ठीक है। सोनभद्र में ये गाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों के द्वारा ये किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जैसे चरकुला से संबंधित अगर हम बात करें तो चरकुला में क्या होता है, इसमें रथ के पहिए पर बहुत सारे दिए रखे जाते हैं और फिर इसको सर पे रख करके नृत्य किया जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ ले कि जो दिए को रख करके नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है, तो रथ का आकार का एक पहिया होता है, इस पर दिए रखे जाते हैं और इसको सर पे रख के इसमें नृत्य किया जाता है। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, चरकुला नृत्य को भी हम घड़ा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चरकुला नृत्य को हम घड़ा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। पांडव नृत्य क्या है, देखिए ये अभी उत्तराखंड का प्रमुख नृत्य है पांडव नृत्य। ये भी कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है, लेकिन जब उत्तराखंड नहीं बना था तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो वर्तमान में ये कहाँ का, ये उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। बाकी आपको पता है कि ये गरबा गुजरात का हो जाएगा, बिहू असम का हो जाएगा, है ना, भांगड़ा ये पंजाब का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा के व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना ये कहाँ पे हुई है, तो ये वाराणसी में हुई, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका अनावरण कब किया गया था, 2016 में मोदी जी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न करा कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए प्रश्न आप सॉल्व करते करते ये भी देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, कि 10-15 क्वेश्चन, और मेनली ये स्टैटिक जीके का है या करंट का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का वेटेज कितना है आरओ के पेपर में। तो इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आंवला, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो इफ्को
यूरिया कारखाना ये उत्तर प्रदेश के आंवला स्थान पर स्थित है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्रावधान दिया गया है और संविधान का भाग दिया गया है। आपको याद हो हमने ये जो है क्लास ली हुई थी, इसके ऊपर हमने समझा, इसको पढ़ाया भी हुआ है और हमें ट्रिक भी बताई हुई थी याद करने के लिए कुछ जहाँ जहाँ पे बन रही थी, बाकी हमने क्लास को लिया हुआ था। तो देखिए नागरिकता हो गया, ये भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पे ऑप्शन दिया है भाग 7 में। नगर पालिकाएं कहाँ पे है, भाग 9A में। निर्वाचन ये भाग 15 में। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है, ठीक है, यानी कि मिस मैच कौन सा दिया गया है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। देखिए जो नागरिकता वो तो भाग 2 में स्थित है, लेकिन इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भाग 7 में स्थित नहीं है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र हमने बताया था कि ये कहाँ पे, ये भाग 1 में ही दिया गया है, इसको ये भाग 1 में है, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाग 7 में क्या दिया गया है। 22 भाग होते हैं संविधान में, इन 22 भाग पर हमने क्लास ली हुई है, सिर्फ एक क्लास हमने संविधान के भागों पर ही ली हुई है। तो कौन कौन से 22 भाग होते हैं ये आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग बताइए कि भाग 7 में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक अभिकथन ए और कारण दूसरा आर दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए राज्य, इसमें जो अभिकथन दिया गया है यानी कि असर्शन क्या दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। क्या मतलब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है संसद के कानूनों और राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। इसमें रीजन दिया गया है, इसमें कारण दिया गया कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, इसलिए ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा कि दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है ये संसद के कानूनों एवं राज्यों में लागू जो कानून है उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। क्योंकि क्या होता है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न अनुसूची से है और हमने क्लास इस पर भी ली हुई है। तो जिन लोगों ने भी क्लास को नहीं देखा हुआ है और अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कि संविधान के जो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, मूल जो है इसमें कितनी अनुसूचियां थी, अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो रही है तो आप जाके क्लास को देख सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे लिखा है 7वीं अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, 9वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां और 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। इसमें आपको मैच करना है कि कौन किससे मेल खाता है, कौन किसमें सही है, ठीक है। तो देखिए 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तुमने पढ़ाया हुआ था कि 7वीं अनुसूची ये संबंधित है किससे, ये आपकी संबंधित है संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। तो ए का इसमें 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का 3 इसमें 2 में दिया गया है, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा आपका बी और डी। 8वीं सूची में क्या दिया गया है, तो 8वीं सूची में क्या दिया गया है, इसमें भाषाएं दी गई हैं, तो भाषाएं इसमें बी का 1 हो जाएगा। तो देखिए बी का 1, तो ये भी बी का 1 है इसमें। तो 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा, और 9वीं सूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें क्लास लिया हुआ है। मूल संविधान में कितनी सूचियां थी, जब मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो उसमें सिर्फ कितनी सूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाकी अभी समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। बाकी 4 को कब कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इस सब हमने जो अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 1985 में, 1985 में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं सूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। बाकी के लिए आप क्लास देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, संस्थाएं दी गई और स्थापना दिया गया कि यानी किसकी स्थापना कब की गई थी, तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में, केंद्रीय
सतर्कता आयोग 1964 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, राइट। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। सीबीसी की स्थापना 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और वही कारण आर है। देखिए जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। क्या ये बात सही है? चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो आपको इसे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या अभिकथन सही है, कारण भी सही है? तो देखिए अगर इसमें हम बात करें कि चालू खाता जो घाटा होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है तब होता है, तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगी, यानी कि कारण तो बिल्कुल गलत हो गया। निर्यात करने पर घाटा कैसे हो सकता है, तो इसमें तो कारण गलत हो गया। अब बात करते हैं अभिकथन की। तो जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तो जब भुगतान ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि असत्य आपको बताना है। तो हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बांड को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था और हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो इसमें आपको बताना कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ऐसा ये बात गलत लिखी गई है इसमें। बाकी इसमें तीनों स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, तीनों पढ़ लीजिएगा इसको, तीनों बातें इसमें सही लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो डिफेंस एक्सपो जो है कब कहाँ पे हुआ था, तो इसमें रिसेंट का तो आपको याद ही होगा। 2020 में कहाँ पे हुआ था, 19 में कहाँ पे हुआ था, 18 में कहाँ पे हुआ था और 16 में कहाँ हुआ था। तो 2020 तो लखनऊ में हुआ था, तो इसमें डी का 3 हो जाएगा और डी का 3 बाई चांस 3 में दिया गया, यानी इससे आपने एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया। 19 में कहाँ पे हुआ था, तो 2019 में कहाँ पे हुआ था, ये हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 भी, एक मिनट, ये 2020 का लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं 2016 की। हाँ ठीक है, 2019 का हैदराबाद में हुआ था। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन कट हो गया, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 यानी ये भी कट हो गया। अब बचा 1 और 2, तो डी का 3 होगा, सी का 4 हो गया। अब हम बात करते हैं कि 2016 का कहाँ पे हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था, ए का 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और 18 वाला कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था। 2022 में कहाँ पे होना था, हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग ये बताइएगा। ठीक है, ये गुजरात के गांधीनगर में, इसको कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन और कारण। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT यानी कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी और CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ये दोनों सही हैं, ए और आर सत्य और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो CCRT का जो उद्देश्य है क्या है, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है और शिक्षा एवं संस्कृति के लिए जो सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना ये 1979 में की गई थी। इसलिए ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आजकल मंत्रालय से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक तो योजनाएं या फिर जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन करा कि बांग्ला उत्सव का जो है ये निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेघालय ये उत्तर पूर्वी राज्य है। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं और ये ट्राइब्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो गारो खासी जयंतियाँ ये इसका क्रम भी यही है,
ठीक है, कभी कभी क्रम मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, गारो, खासी और ये जयंतिया, तो ये इनका सीक्वेंस भी है और ये पहाड़ियाँ भी और ट्राइब्स भी है। कहाँ पे पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं। जो बांग्ला उत्सव होता है, बांग्ला उत्सव कहाँ पे? मेघालय में होता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? ये गारो जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, बांग्ला उत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेघालय में जो शिलोंग है ना, यहाँ पे एक फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, इसका नाम है चेरी ब्लॉसम। ध्यान दीजिएगा इसको, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र जो ऊर्जा है उसका चरम क्या होता है? तो सूर्य होता है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन पर ये क्या है? ये प्राकृतिक ईंधन है। ये किससे बनता है? ये जीव जंतु, यानी कि जब ये पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर बहुत दिन तक दबे रहते हैं तो उससे क्या बनता है? ये जीवाश्म ईंधन बनता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन करा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये का प्रेरक बल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एक ब्रिटिश जो वनस्पति शास्त्री थे, इनका नाम था आर्थर टांसले। टांसले के द्वारा सबसे पहले, किसके द्वारा? टांसले के द्वारा। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इसको हमने पढ़ाया हुआ था इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाली क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? इसमें करा कि लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो क्षयकरण के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, क्या लोहा जो लौह धातु है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अयस्क की, तो लोहे का अयस्क मतलब जिससे ये निष्कर्षित किया जाता है, तो इसका जो निष्कर्षण किया जाता है वो किससे किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हेमेटाइट क्या है? लोहे का एक अयस्क है, हेमेटाइट। ठीक है, और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है और इसके क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन और नमी चाहिए, यानी कि जंग किससे लगता है? जब ऑक्सीजन और नमी एक साथ इसको मिलती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको क्षयकरण का मतलब हो गया जंग लगना। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसको जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? जिंक का। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो लोहे में जंग लगने के लिए यानी कि उसको बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं जस्तीकरण। क्या कहा जाता है? इसको जस्तीकरण कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है और इसको बचाने के लिए हम जिंक का यानी कि जस्तीकरण इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपको पता ही होगा, ये हीरा है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हीरा क्या है? ये कार्बन का एक अपर रूप भी है। ठीक है, क्या है? ये कार्बन का एक अपर रूप है। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला यानी कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसकी संरचना कैसे होती है? तो ये अष्टकोणीय होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसकी संरचना कैसे होती है? अष्टकोणीय होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके चमकने का कारण क्या होता है? तो इसके चमकने का जो कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान रखिएगा इसको। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके चमकने का ये कारण होता है, शाइनिंग करने का। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके अपवर्तनांक की, तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.4। ठीक है, 2.4 होता है। क्या हीरा विद्युत का सुचालक होता है? तो हीरा ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा क्या होता है? ताप का और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है,
महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का मतलब यानी कि SONA और R। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये किस पर आधारित होता है? यानी कि मुख्य रूप से ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं उसका प्रयोग किया जाता है। सोनार में किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंग, यानी इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। और इसकी किन तरंगों को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स? तो 20,000 जो हर्ट्ज होता है उससे ऊपर के तरंगों को। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब बताइए, एक इंसान कितने जो साउंड होता है ना, कितना वो सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक, प्रदूषण, ओजोन परत से और आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। हमने इसको पढ़ाया भी हुआ है क्लास में। देखिए, रामसर एक जगह है ईरान में। ठीक है, रामसर कहाँ पे है? ये ईरान में एक जगह है। और 1971 में, यानी कि 1971 में, 1971 में यहीं पे एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आर्द्र भूमियों को कंजर्व करना, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए इस पर जो हामी भरी गई थी, उसके बाद से यहीं पे 2 फरवरी को, ठीक है, मीटिंग कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे जगह है ये? ईरान में एक जगह है, ईरान में एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि जो 2022 में वेटलैंड डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? ठीक है, उसकी थीम क्या, आप लोग इसको बताइएगा। 2021 में क्या थीम थी? आर्द्र भूमि एवं जल, वेटलैंड एंड वाटर। लेकिन 2022 में क्या थी? 21 और 22 दोनों का महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 22 का आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था। और वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड्स हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं, यही बता दीजिएगा। इस पर भी हमने क्लास ली हुई है रामसर साइट्स में, तो ये तो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि वर्तमान में जो रामसर साइट्स हैं वो 75 है। चलिए, हमने इसको बता दिया कि इसमें 75 हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा इसमें कि रिसेंट में कौन कौन सी शामिल हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचियों को सूची 2 से मिलाइए। इसमें विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, और यहाँ पे दिया गया कि कौन किसका स्रोत है। तो विटामिन के हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन ई कहाँ से मिलता है? विटामिन सी कहाँ से मिलता है? अब इसमें आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मतलब रिवाइज नहीं किया होगा, तभी आपको पता होगा कि विटामिन सी मतलब जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यानी कि विटामिन सी किससे मिलेगा? नींबू से मिलेगा। डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। अब लेकिन किस्मत खराब है कि यहाँ पे डी 2 ऑप्शन में दिया गया है, एक बी में भी दिया गया है और एक डी में भी दिया गया है। अब इसके लिए आपको कम से कम एक तो और पता होना ही चाहिए। तो विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई आपको बताना कि किसका स्रोत है। तो देखिए, इसमें विटामिन के जो मिलता है वो अल्फा अल्फा, ए का 4 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन जो इसमें डी है यानी कि बी और ऑप्शन, ये यकृत तेल से हो जाएगा। और विटामिन ए मिलता है गेहूं भ्रूण तेल से, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फ्लिकोइनोन। ठीक है, फ्लिकोइनोन होता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? अल्फा अल्फा, टमाटर एवं पनीर में भी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसके अलावा विटामिन ए को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी हो जाता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी होता है स्कॉर्बिक एसिड। ये नींबू, संतरा, मौसमी इस समय पाया जाता है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने इनके बारे में। तो कैसे थे ये? गरम दल के नेता थे और इन्होंने ही लाठी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है,
अगर हम बात करें कि गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव यानी कि मुंबई में अगर बात करें किसने शुरू किया था इसको, तो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इसीलिए इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था इतिहास में कि धर्म से संबंधित यानी कि हिंदू धर्म को प्रमोट करते थे। तो गणेश जी ये गणेश महोत्सव शिवाजी महोत्सव इन्होंने सेलिब्रेट किया था, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका समाचार पत्र भी था केसरी, है ना, तिलक का था। केसरी और मराठा, ये भी इन्हीं का था। समाचार पत्र केसरी और मराठा किससे संबंधित है? ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। केसरी जो था ये मराठी भाषा में था और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है। इसके अलावा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। तो यह कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। ये एक समाज सुधारक थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने इनके बारे में। तो इनका ही कथन था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। और इनके द्वारा कौन कौन से मुख्य कार्य किए गए थे? तो देखिए इन्हीं की सहायता से यानी कि इन्हीं के प्रयासों से ब्रह्मा मैरिज एक्ट भी लाया गया था 1872 में। ठीक है। और इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह भी शुरू किया गया था, यानी कि विधवा पुनर्विवाह जो है लाया गया था किसके प्रयास से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। कब लाया गया था? ये लाया गया था 1856 में। और उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिए, इसको रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। आपको बताना इसमें से कौन सी घटनाएं उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में सही क्रम से लगाइए। तो आपको बताना इसमें कौन सी घटनाएं पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। तो देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, राइट। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 22 नवंबर 1764 को हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाकी बंगाल के नवाब थे मीर कासिम थे, और अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, और इसके अलावा मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हुआ था। और इसमें क्या होता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड क्लाइव 1765 में जब ये भारत आया था। कब आया था ये? 1765 में, 1765 में। तो 64 में हुआ था बक्सर का युद्ध, 65 में क्लाइव पुनः भारत आया था। और इसके अलावा ये इसमें इलाहाबाद की संधि भी इसके बाद ही हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि इसके आने के बाद होती है, यानी कि जब क्लाइव भारत आया था तो उसने बक्सर के युद्ध के बाद में क्या किया था? एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की हुई थी। और 12 अगस्त को जो की हुई थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ की थी, और 16 अगस्त को जो संधि की थी वो किसके साथ की थी? वो वाजिद अली शाह के साथ किया था। तो इलाहाबाद की संधि होती है इसमें। ठीक है। सेवनटीन 65 इसको भी लिख लीजिए। इसके अलावा कौन सा बचा हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो ये कब बना था? 1773 में बना था। तो देखिए अब इसको मैच कीजिए, 1773 की बात है तो सबसे लास्ट में 4 ही होगा, तो सबसे लास्ट में 4, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट करेंगे बक्सर के युद्ध से, तो 3 से शुरू और 4 पे ख़त्म, तो ये भी खत्म हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 3, फिर इसके बाद 1, फिर 2। देखिए अब इसको सीक्वेंस आप पढ़ेंगे कौन सी घटनाएं किससे संबंधित हैं। तो ये आपको ऑलरेडी अगर आपने कहानी पढ़ी हुई है, स्टोरी पढ़ी हुई है, तब भी आपको ईयर नहीं भी आता तब भी आप इसको मैच कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में क्लाइव आता है, फिर उसके बाद में इलाहाबाद की संधि करता है। तो आपको ईयर नहीं पता है, लेकिन आपको सीक्वेंस पता है कि हाँ कब कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है इसको मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मैच ही करना है। तो इलाहाबाद की संधि अभी हमने देखा 1764 में हुई थी, ए का 4 हो जाएगा, और ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसके ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं। देखिए इसमें तो एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? ये 1748 में होती है। ला बर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? 1746 में।
और डुप्ले को कब हटाया गया था? 1754 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा किसका है? ये महाभारत का है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये महाभारत क्या है? ये हिंदू धर्म का एक महाकाव्य है। ठीक है, ये क्या है? ये महाकाव्य है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस महाकाव्य की रचना यानी कि महाभारत की जो रचना की गई थी, ये की गई थी वेद व्यास के द्वारा। संस्कृत में किया गया था इसको। तो जो है महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी संस्कृत में, और इसी को रज्मनामा यानी कि इसको फारसी में अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में बदायूं और फैजी ने ही मिलकर के इसका अनुवाद किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको, अकबर के शासनकाल में। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बदायूं के द्वारा, नाम है ये, और फैजी के द्वारा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में बदायूं और फैजी ने महाभारत महाकाव्य की जो उसका अनुवाद है फारसी में किया था। किस भाषा में किया था? फारसी में किया था। किस नाम से किया था? रज्मनामा के नाम से किया था। वैसे महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कितने पर्व हैं, तो भी ध्यान रखिएगा ये 18 पर्वों में इसको विभाजित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये भी है कि इसमें अगर पूछे महाभारत में कौन सा पर्व जो संबंधित है किससे? भगवत गीता से। तो भगवत गीता से कौन सा संबंधित है? 6वां पर्व। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो भगवत गीता का जो संबंध है वो 6वें पर्व से संबंधित है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि रज्मनामा किसका अनुवाद है? तो महाभारत का अनुवाद है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेद व्यास के द्वारा की गई थी। किस भाषा में किया गया था? संस्कृत भाषा में किया गया था। रज्मनामा क्या है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में किया गया था इसको। और किसने किया था? फैजी और बदायूं ने किया था। भगवत गीता महाभारत में कितने पर्व हैं? ये 18 पर्व हैं, और 6वां पर्व संबंधित है किससे? भगवत गीता से। आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैच करने के लिए इसमें सीक्वेंस लगाने की आया है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आपको सब पता ही होगा ना, चारों ऑप्शन आपको पता ही हो। अगर आपको इसमें से 2 या 3 भी पता है, स्टोरी पता है, तो थोड़ा बहुत आप इसको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। तो बाबर के बारे में पढ़ा होगा कि बाबर आया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया और सो गया। यानी कि बाबर आया, पानीपत का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, उसके बाद में घाघरा का युद्ध किया, फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होती है 1528 ईस्वी में और 29 जनवरी को। वहीं पे अगर हम बात करें चौसा के युद्ध के बारे में, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, और इसी के युद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में, इसमें शेर खां विजयी होता है। ठीक है, और इसी के युद्ध बाद में शेर खां ने पदवी धारण की थी शेर शाह की। इसकी पदवी धारण की थी? शेर शाह की पदवी को धारण किया था, उपाधि को ग्रहण किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्नौज के युद्ध के बारे में, तो जो कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 में, 1540 ईस्वी में हुआ था। ये भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तालीकोटा, या इसी को हम बोलते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। ठीक है, नाम दोनों याद रखिएगा, किसी भी नाम से आ सकता है। तालीकोटा का युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, और ये हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 में। तो ये आपको पता चल गया किसके, ये कौन सी ईयर में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले चंदेरी का युद्ध, यानी ऑप्शन इसमें पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 3 होगा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार, देखिए कितना क्वेश्चन आया इसमें मैच करने के लिए ईयर वाइज। तो गांधी में समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको ईयर पता होना चाहिए कब कौन सा हुआ था। तो देखिए, जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ये भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा इसको, ये कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। फिलहाल ईयर ध्यान रखिएगा 1929 के
लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना का जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1930 में इसको शुरू किया गया था। अच्छा, इसी अधिवेशन में यानी कि जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ये निश्चय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यही घोषणा जो है यहीं से की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता की, तो ये 1931 की घटना है। 5 मार्च या 4 मार्च 1931 की घटना है ये गांधी इरविन समझौता। इसी समझौते के बाद में क्या हुआ था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वही मैंने कहा कि अगर आपने सीक्वेंस या स्टोरी पढ़ा हुआ है कि किसके पीछे का क्या कारण था, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो अगर आपको ईयर नहीं याद है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब गांधी इरविन समझौता होता है तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसमें स्थगित कर दिया गया था और इसी समझौते को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को कहाँ पे हुआ था, गिरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4, फिर 1, फिर 2, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है। इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। तो इसमें से लगभग तो आपको 3 तो पता ही होगा, है ना। अगर आपको 2-3 पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ए का 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन में ए का 2 दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी आनंद चार्लू के द्वारा। तो इसमें डी का 1 हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई था, ध्यान रखिएगा कि मद्रास महाजन सभा में आनंद चार्लू के अलावा इसमें सुब्रमण्यम अय्यर और राघवाचार्य भी शामिल थे। देखिए अभी क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है कि इन क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो उसमें दे दिया जाए आनंद चार्लू और इसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसमें शामिल नहीं थे। तो कौन कौन शामिल था आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो बी का 3 हो जाएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। तो मैच कर लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल गजट के संकलनकर्ता कौन थे, तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता, देखिए क्लास थोड़ा सा बड़ी हो रही है लेकिन क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हम देखिए इसमें व्याख्या सहित क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, तो इसलिए क्लास थोड़ा सा बड़ी हो सकती है। लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्लास को पूरा देखिएगा, आपका फायदा इससे जरूर होगा। यानी एक क्वेश्चन के बदले आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, क्वेश्चन नंबर 53। तो इसके संकलनकर्ता थे ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो इसका 1881 में किया गया था, 1881 में किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन ये तो सही है, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी और 1774 में। तो एक्ट कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि लेमेस्टर मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। लेकिन बाकी 3 अन्य कौन थे इनको भी हम देख लेते हैं। तो बाकी 3 में कौन थे, तो इसमें शामिल थे जो है चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। तो ये मुख्य न्यायाधीश तो नहीं थे, लेकिन अन्य 3 में से ये शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है। तो देखिए जो प्रमाणित बीज होता है इसके थैले पर
एक संस्था होती है जो होती है प्रमाणीकरण संस्था, इसके द्वारा नीला टैग यूज किया जाता है किस पर, प्रमाणित बीज पर। अगर वही हम बात करें जो आधार बीज होता है, आधार बीज के थैलों पर कौन सा होता है, ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, तो ये आधार बीज के लिए होता है, भी ध्यान रखिएगा। तो जो प्रमाणित बीज होते हैं उसके लिए नीला होता है और आधार बीज के लिए सफेद होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सहकारिता कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, सहकारिता आंदोलन, एमके गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अधिक अन्न उपजाओ या सेवाग्राम। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये अल्बर्ट मायर का है, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अधिक अन्न उपजाओ ये कब हुआ था, ये तो ये 1943 से संबंधित है। और महात्मा गांधी किससे संबंधित है, ये सेवाग्राम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सेवाग्राम प्रोजेक्ट किससे संबंधित था, महात्मा गांधी से संबंधित था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें, और ये जो सहकारिता आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसने शुरू किया था, फेडरिक निकलसन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में, करंट क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं। कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए इसमें सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। तो इसमें गलत कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले आगरा तथा मथुरा हैं। किसके लिए, सरसों के लिए। इसके अलावा आलू फर्रुखाबाद, मक्का, इसमें वाराणसी, तिल हमीरपुर। तो इसमें ऑप्शन ए हम कह सकते हैं इसके लिए कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आगरा के अलावा कौन सा है, इसमें मथुरा भी शामिल है। अगला क्वेश्चन करा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है ये, और 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। कौन सा कथन से आपको इसमें ये बताना है। तो देखिए इसमें ये तो गलत है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें जो प्रति जमाकर्ता को 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख नहीं बल्कि 1 लाख होगा, जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें आपको मैच करना है, सूची को सूची 2 से मिलाइए। इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और सारस्वत बैंक। तो किस प्रकार का ये बैंक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है, देखिए इंडियन बैंक ये कैसा बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, तो इसमें ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, इंडियन बैंक कैसा, ये सार्वजनिक बैंक है, ए का 4 हो जाएगा। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ये निजी क्षेत्र का बैंक है, मतलब ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट बैंक हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिटी बैंक विदेशी बैंक और सारस्वत बैंक एक सहकारी बैंक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई का एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही। देखिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है, इसका कारण भी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो व्यवसाय क्यों किया जाता है। तो व्यवसाय हम किस लिए करते हैं, रोजगार सृजन के लिए, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो किसी व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, रोजगार को सृजन करना होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। सबसे निम्न जो नगरीकरण कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा गोवा में है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गोवा, मिजोरम, इससे सबसे ज्यादा वाले की श्रेणी में आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जो जारवा जनजाति है कहाँ पे पाई जाती है, ये अंडमान निकोबार से संबंधित है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए आगे इसमें कौन सा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है। तो इसमें बात करते हैं। तो गुरु महसानी, तलचेर, जादूगढ़ा और जावर। तो गुरु महसानी में क्या होता है, लौह अयस्क होता है। गुरु महसानी से लौह अयस्क यानी कि ए का 3 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा सी और डी। तलचेर में क्या होता है, तालचर में होता है कोयला, तालचर में क्या होता है, कोयला होता है, तो बी का 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जादूगढ़ा में क्या होता है, यूरेनियम होता है, ये 2 हो जाएगा। और जावर में क्या होता है, जस्ता होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सी पवनों के द्वारा होती है। तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी पवन के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी पवन इधर से। ठीक है, ये कहाँ पे है, अरेबियन सी। तो दक्षिणी पश्चिमी
पवन के द्वारा होती है। सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है? केरल के मालाबार तट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा के गुजरने का हमने ट्रिक बताया हुआ था, क्लास ली हुई थी। तो ये कहाँ पे, देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक था, मित्र पर गमछा झार। इसमें गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, MP हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कौन कौन सा हमने बताया? मिजोरम बताया, छत्तीसगढ़ बताया, त्रिपुरा बताया, तो इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देश और राजधानी आपको बताना है, मैच करना है। म्यांमार की क्या होती है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, तो वियतनाम की हनोई हो जाएगी, यानी C51। तो C51 एक में दिया गया है। एक का म्यांमार का क्या हो जाएगा? नैपे हो जाएगा। एक मिनट, C51 इसमें म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? यंगून होती है, सॉरी, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? यंगून हो जाएगी। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कंबोडिया की नैमपेन हो जाएगा, और वियतनाम की हनोई हो जाएगी, और लाओस की वियंतियन हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। देखिए, म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार की जो वर्तमान की राजधानी का नाम है वो है नेपियाडियो। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था, पहले ये यंगून के नाम से जानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें नदी और शहर बताना है आपको। तो देखिए, इसमें कौन सा मिसमैच है, अब मैच करना है आपको। पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब, शत अल अरब। तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें शत अल अरब कहाँ पे है? ये बसरा हो जाएगा। ठीक है, ये एक अट्टू हो जाएगा। इसके अलावा पराग्वे हो जाएगा एशियंस में। नाइजर की अगर हम बात करें तो नियामी हो जाएगा, और बियना डेन्यूब। तो इसमें से आपने एक तो पढ़ा होगा कि डेन्यूब नदी किनारे बियना स्थित है, D का 1 होगा, इसलिए आप इससे मैच कर सकते हैं इसको। ये करंट का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो यानी कि किस राज्य में जो अनुसूचित जाति बिल्कुल पाई ही नहीं जाती है? तो कहाँ पे नहीं पाई जाती है? ये नहीं पाई जाती है नागालैंड में, इसमें ऑप्शन B सही हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 0 है। नागालैंड कहाँ पे है? ये नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है। यहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती हैं वो 16 जनजातियां हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे SC की बात हो रही है, ST, और यहाँ पे सिर्फ जो ट्राइबल्स हैं 16 जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। नागालैंड राज्य की स्थापना कब होती है? 1963 में की गई थी, भारत के 16वें राज्य के रूप में। तो नागालैंड भारत के 16वें राज्य के रूप में 1963 को स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले किसमें था? ये असम में शामिल था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, देखिए करंट का क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये संबंधित है मछली उत्पादन से, इसमें ऑप्शन C सही हो जाएगा। अच्छा, नीली क्रांति कब शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय पर योजनाओं पर हमने क्लास लिया हुआ है, उनके मुख्य बातों को हमने बताया हुआ कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी और किस में कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। क्लास अगर आपने नहीं देखी तो क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 74। तो ये किस पे स्थित है? ये स्थित है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन C इसमें सही हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 90 फुट के आसपास है, लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि इसको भारतीय नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? भारतीय नियाग्रा के नाम से जानते हैं। इसकी आकार, जो इसका आकार है किसका, जलप्रपात का, वो घोड़े के नाल जैसा है। ठीक है, तो इसका आकार घोड़े के नाल के समान है, और इसको हम भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। इंद्रावती नदी पर स्थित है, और किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसके ये स्थित है किसके? सतलज और
किसके, काली नदी के बीच में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय की, इसकी जो कुमाऊं हिमालय, इसकी कुछ पर्वत चोटी हैं जैसे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, ये सब स्थित है इसी में, ऊपर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 76। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था? तो क्वेश्चन करंट का है, ये भी क्वेश्चन करंट का है। देखिए करंट का क्वेश्चन छोड़ते चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन इसमें कि कितना यूपी का वेटेज है और कितना करंट का। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी कीजिएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इस स्थित है कहाँ पे? आगरा में। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, उन्नाव में, आई आगरा में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1990 में स्थापित की गई थी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR, IAPR, IVRI, IGFRI ये कहाँ पे स्थित है? आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो IIVR है ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। IIVR का मतलब हो गया ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल से संबंधित है। ये कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बाकी ये सारे सही हैं। ये यहाँ पे लखनऊ नहीं होगा, वाराणसी होगा। बाकी सारे मैच हैं। इसके अलावा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोटे का कार्य, पीतल की मूर्तियां, ताले, बेंतुआ, छड़ियां। तो इसमें कौन सा मिस मैच है? आपको ये बताना है। देखिए गोटे का कार्य कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो गोटे का कार्य है लखीमपुर खीरी में होता है। यानी ये गलत हो गया, ये वाराणसी में नहीं बल्कि ये कहाँ पे होता है? ये लखीमपुर खीरी में होता है। बाकी सारे इसमें मैच हैं। ताला अलीगढ़, बेतवा छड़ियाँ वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मेला कौन सा किस जनपद में होता है? तो देवी पाटन का मेला कहाँ पे होता है? तो ये बलरामपुर में होता है। इसमें ए का 2 हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कामपील मेला कहाँ पे होता है? ये फर्रुखाबाद में होता है। बटेश्वर मेला आगरा में होता है और ददरी मेला बलिया में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हैं? ये 9 है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे बुंदेलखंड हो गया, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य सागर, ये सारे मिला करके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पे की जाती है? तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिकाएं 9 का में, सहकारी समितियां 9 खा में, अधिकरण भाग 9 में। तो इसमें कौन सा गलत है? आपको ये बताना है। तो देखिए ये संविधान के कौन से, इसमें संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग दिए गए हैं, अभी हमने बताया था। तो आपको बताना है कि कौन से 22 भाग किससे संबंधित हैं। देखिए भाग 9 में पंचायत है, जिसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये भाग कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको देखिए इसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए तो सही है। भाग 9 में इसमें पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं भी भाग 9 का में है, सहकारी समितियां भी 9 खा में है। लेकिन जो अधिकरण ये भाग 9 में नहीं बल्कि भाग किसमें है? भाग ये 18 में है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? ये सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पंचायती राज को जोड़ा गया था। 9 का में, ये 9 में, 9 का में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें मौलिक अधिकार सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसमें ये आर्टिकल 17 में सही है। ये गिरफ्तारी एवं निरोध का विधिक संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो आपको बताना इसमें कौन सा गलत है।
तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन इसमें ये बी जो है गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 से संबंधित है, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। बाकी सारे इसमें सही हैं। देखिए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला बॉक्स सहायिका। देखिए इसमें ब्लू बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स होता है, अम्बर बॉक्स होता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सा होता है? एक होता है ब्लू, एक होता है अम्बर और एक होता है ग्रीन। ये तीनों संबंधित है इससे। ग्रीन बॉक्स किसको कहते हैं? ग्रीन बॉक्स में वो जो इसके अंदर क्या आता है, इसमें संबंधित है किससे? सब्सिडी से। ध्यान दीजिएगा इसको, ये किससे संबंधित है? ये सब्सिडी से संबंधित है, यानी कि छूट से संबंधित है। तो किन वस्तुओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है? छूट के अंतर्गत, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यापार में यानी कि उतार चढ़ाव को इफेक्ट न डाले, कम प्रभाव डाले, वो आता है किसमें? ग्रीन बॉक्स में आता है। किसमें आता है? वो ग्रीन बॉक्स में आता है। यानी कि जो सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती है, या फिर सबसे यानी कि कम से कम विकृति उत्पन्न करती है, वो आता है किसके अंतर्गत? ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आता है। वही हम बात करें अगर बात ब्लू बॉक्स की, तो इसके तहत क्या आता है? इसमें उन आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो किसानों के उत्पादों के उत्पादन में यानी कि मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अम्बर बॉक्स की अगर हम बात करें तो जो ब्लू बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स होता है। इसके अलावा वह सभी सब्सिडियां जो इसके अंतर्गत आती हैं उसको हम बोलते हैं अम्बर बॉक्स। ठीक है, डिटेल में इसको हम किसी और दिन पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए पेपर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बजट से। इसके अलावा आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करती है? तो आरबीआई क्या करती है? ये इसमें बैंक दर में वृद्धि, मुद्रास्फीति मतलब हो गया एक तरीके से महंगाई। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन से कदम उठाएगी? तो महंगाई कब होती है? देखिए जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। ठीक है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा? वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा, इससे महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही बाजार के पैसों को आरबीआई अपने पास ले लेती है, यानी कि अगर फ्लो को कम कर देती है, यानी बैंक रेट में वृद्धि होगी, जो बैंक दर में वृद्धि होगी तो बैंक लोन भी महंगे दामों पर देगा, ब्याज जो है दर ज़्यादा होगी, इसलिए लोग कम पैसा यानी कम लोन लेंगे, और जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा। तो यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा इसमें। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि। सीआरआर क्या होता है? ये जो बैंकों की जमाएं होती है उसका एक परसेंटेज होता है जो बैंक अपने पास रखता है। तो इसमें वृद्धि करेंगे तो मार्केट में पैसा, यानी कि जब रिजर्व ज़्यादा रखेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, इससे भी मुद्रास्फीति कम होगी। एसएलआर में वृद्धि करेंगे तो इसमें 1 2 3 सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो देखिए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने का मतलब हुआ कि मार्केट में पैसे को डालना, यानी क्रय करेंगे तो इससे पैसा खरीदने का मतलब हो गया जो सरकारी प्रतिभूतियां उसको लेकर के और पैसा मार्केट में दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ये सही हो जाएगा। इसमें 1 2 और 3 सही हो जाएगा। डिटेल में जब हम इकोनॉमिक्स क्लास लेकर के आएंगे इसको अच्छे से समझाएंगे, अभी क्लास बड़ी ना हो इससे थोड़ा जल्दी में इसको हम समझाते हुए चल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना ये कौन सा होता है? ये चैत्र होता है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग को तो पता भी नहीं होगा ये। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें नवरात्रि को सरस्वती की पूजा के रूप में इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसमें नवमी को माता सरस्वती की पूजा होती है। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों में नवमी मनाने का जो तरीका होता है लगभग एक ही होता है, और इन राज्यों में नवरात्रि के समय छोटी छोटी जो मूर्तियां होती हैं खिलौनों की वो बनाई जाती हैं इसके द्वारा। यानी आयोग के द्वारा इस प्रश्न का जो उत्तर माना गया था वो केरल माना गया है। क्या माना गया है? केरल माना गया है, ये आयोग ने माना हुआ है। बाकी अभी हमने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये। चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं, इसका आंसर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संस्कृति पोर्टल के बारे में है। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। इसमें कह रहा कि इसे आईटीआई रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ये सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें इसमें आईआईटी रुड़की नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली सतह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अभी ये शायद उसमें पीईटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, पेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है उसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको बहुत सारे रिपीटेड मिल जाते हैं ना, परीक्षाओं में जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, पेट में भी पूछा गया है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने ध्यान नहीं दिया था, बताया नहीं था। लेकिन आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करेंगे, आप इसको देखिएगा। तो जो भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अगर आने वाले जो पेपर है, आरओ का पेपर हो गया, पीसीएस हो गया, या वीडियो का एग्जाम हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये पेपर। तो पेपर कोई भी हो, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1110 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके वातावरण में? नाइट्रोजन के वातावरण। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन के वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आसवन, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे जो कम विचलन होता है किसमें होता है? लाल रंग में होता है। इसीलिए देखिए, जो ट्रैफिक लाइट वगैरह होती है लाल रंग की ही होती हैं, इसमें विचलन कम होता है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हींग प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है ना। तो भी हमने कहा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपको मिल जाते हैं। तो हींग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है जड़ों के निष्कर्षण से। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोष्ठीय हृदय कहाँ पे पाया जाता है? हृदय मतलब किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, या फिर मछलियों में? जो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है एक्चुअली में कहाँ पे पाया जाता, किसमें पाया जाता है? ये उभयचरों में। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो उसमें कौन शामिल था? ये थे हकीम सूर। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया गया था। और इसमें ये जो राजपूत सेना थी, इसमें हकीम सूर भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या रीजन था जिससे अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी असफल हुए? तो इसमें कह रहा है कि अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन, इसमें लिखा है कि एवं जनशक्ति का मिलना। ठीक है, अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये एवं है, अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, क्या ये वजह थी जिससे भारत में अंग्रेज सफल हो गए और फ्रांसीसी असफल हो गए? तो बिल्कुल ये दोनों वजह सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अंग्रेजों का तो क्या सफलताएं, यानी कि जो अंग्रेजों को सफलता मिली और फ्रांसीसियों को असफलता मिली, इसके पीछे यही दो कारण नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो जो अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैनिक संगठन था और इनकी शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसके अलावा जो यूरोपीय राजनीति में फ्रांसीसियों का उलझना, यानी कि जो है उनका जो फोकस हो गया था वो दूसरी तरफ हो गया था, तो ये भी एक कारण था। फिलहाल इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा कि कुछ अधिनियम है और किस वर्ष लाए गए थे, आपको ये बताना है इसमें। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें राजद्रोही सभाओं का रोकने का अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और इसके अलावा समाचार पत्र अधिनियम, तो इसमें कौन सा मिसमैच है आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम लाया गया था, ये कब लाया गया था? तो 1907 में लाया गया था। ठीक है, ये कब लाया गया था? 1907 में लाया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ये सही हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में लाया गया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, बाकी तीनों ये सही है। ठीक है, रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह मैच करना है आपको इसमें। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 80 के बीच में। ठीक है, तो इसमें ए का 2 हो जाएगा और ए का 2, यानी कि ये कैंसिल और ये कैंसिल। इसके अलावा हम बात करें पाबना किसान विद्रोह की, तो जो पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873-76 में हुआ था, तो ये 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। बंगाल जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था 59-60 में,
और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 से 63 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने किया था। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये खिलजी सल्तनत का एक अंतिम शासक था और एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, अगर हम पूछें बलबन से कौन सा तथ्य संबंधित है, तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। सजदा वाली जो नीति थी किसने अपनाई थी? बलबन के द्वारा अपनाया गया था। वही हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये संबंधित है किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, देखिए इसमें आपको बताना है कौन आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। तो इसमें 3 तो जुड़े हुए थे, 1 नहीं थे, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बीसी दत्त इससे जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो आजाद बीसी दत्त का संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था। और इसके अलावा बाकी जो ये शहनवाज हो गए, पीके सहगल, रशीद अली से संबंधित थे, आईएनए से संबंधित थे। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो कौन सा सही नहीं है आपको इसमें ये बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसका जो किया गया था नेतृत्व, महात्मा गांधी तो गिरफ्तार कर लिए गए थे तुरंत के तुरंत, है ना। तो यानी कि इसमें ये गलत हो जाएगा। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी कि सब लोग अपने आप खुद से मोटिवेट थे। इसके अलावा बाकी तीनों ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो भारत परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया था। इसमें आपको बताना है कि क्या करना है, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो ये किस प्रस्ताव कब आया था? ये प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, है ना, उसके टाइम पे आया था ये 1942 में। किस प्रस्ताव? 1942 में। इसके अलावा अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो ये 1940 से संबंधित है। ठीक है, बेबल योजना की अगर वही बात करें तो 1945 में है ये। बेबल योजना 1945 में है। और इसके अलावा हम बात करें CR फार्मूला, तो ये संबंधित है 1944 से। देखिए डिटेल में अगर हम पढ़ाएंगे इसको कि ये क्या था, प्रस्ताव क्या था, अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो क्लास बड़ी भी हो जाएगी। और इसके अलावा जब इसको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ज़्यादा समझ में आएगा, बजाय इसके कि हम एक एक लाइन में बताएं कि क्या था ये, है ना। तो ये इसको मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हो जाएगा 1, उसके बाद में हो जाए इस पहले हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2 1 4 3 किसमें है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगठन दिया गया है, व्यक्ति दिए गए हैं, तो किससे कौन सा संबंध गलत दिया गया आपको ये बताना है इसमें। तो देखिए इसमें यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो से बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी ये संबंधित थी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो इसमें यही इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी ये अलकार से संबंधित है। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन ये सैयद अहमद खान से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। फसल और खरपतवार से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें गेहूं हो गया फ्लैरिस माइनर, धान हो गया बथुआ, मटर हो गया प्याजी और बरसीम हो गया कासनी। तो कौन से फसल में कौन सा खरपतवार पाया जाता है आपको ये बताना है। इसमें कौन सा मिस मैच है आपको इसमें ये बताना है। तो देखिए जो बथुआ होता है गेहूं में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार है ना, ये बथुआ किसमें पाया जाता है? जिसमें ऑप्शन ए जो है सॉरी ये कहाँ पाया जाता है? गेहूं में, जिसमें ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धान में क्या पाया जाता है? धान में सवा पाया जाता है, कोंदो या कनकौआ, है ना, ये सब पाए जाते हैं। बाकी सारे से मैच है। देखिए इसमें कह रहा है कि फसल और मौसम, कौन सी फसल किस मौसम से संबंधित है? सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अलसी आपको इसमें मैच करने के लिए दिया गया, आपको मैच करना है। तो देखिए रबी की फसल और खरीफ की फसल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इसमें सूरजमुखी ये क्या है? एक मिनट थोड़ा सा इसको चलिए फिर से मिलाते हैं। सूरजमुखी का संबंध किससे हो जाएगा? इसमें सूरजमुखी का पौधा होता है, ये पाया जाता है सभी मौसम में, तो ए का 4 हो जाएगा। इसमें केवल एक ही में दिया गया है। खरबूजा क्या होता है? बी का 2, यानी कि ये जायद में हो जाएगा। कपास की बात करें तो खरीफ में हो जाएगा और अलसी क्या हो जाएगा? रबी में।
तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो ये बोया जाता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। वही हम बात करें रबी की फसल, तो सर्दियों में इसकी बुआई होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें गेहूँ, सरसों, अलसी, ये सब आता है रबी की फसलों के अंतर्गत। और इन दोनों के बीच में जो समय बचता है वो होता है जायद का फसल का, ठीक है। जैसे ये खरबूजा वगैरह हो गया, सब्जी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट वाला हम छोड़ के चल रहे हैं। बाकी आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ना। करंट क्वेश्चन, जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, क्वेश्चन नंबर 131। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, कृषि, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी हो जाएगी। ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत से निकलती है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो विंध्यन पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी, और एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1921 को जाना जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है किस पर, झेलम नदी पर, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। आई नो क्लास थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो रही है, लेकिन क्या करें, 140 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व कराना भी ज़रूरी है। बाकी हमने इसमें रीजनिंग क्वेश्चन को स्किप कर दिया हुआ है ना, अगर उसको हम सॉल्व करते तो शायद क्वेश्चन ये क्लास 2-2.5 घंटे की भी हो सकती थी, लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया हुआ है, रीजनिंग वाले सेक्शंस को, इसके अलावा करंट के क्वेश्चन को छोड़ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर, बराकर नदी पर स्थित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सही हो जाएगा आपका, चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा ये देश है और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको इसमें ये बताना है, कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, किरोआय, जर्मनी, नारमांडी, फ्रांस, पिरेनीज। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन जर्मनी की अगर हम बात करें तो नारमंडी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो नारमंडी ये यूएई से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये यूएई के अबू धाबी से संबंधित है, बाकी सारे मैच हैं, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, इसमें आपको बताना कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रूर जर्मनी, तो आपने पढ़ा होगा रूर के बारे में, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही इसमें सही सुमेलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो अपने आपने मैप देखा होगा आपने, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोत्सवाना, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे, ये स्थित है देहरादून में, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 140 क्वेश्चंस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा हमने संविधान के भाग पर, अनुसूची पर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन सारी क्लासेस को डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जिन भी दोस्तों ने इसको नहीं पढ़ा हुआ, क्लास को जाके आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट हमने बना दी हुई है। और इसके अलावा हमने आरओ का जो एक पेपर हमने सॉल्व कराया हुआ, आप लोग उसको भी देखिएगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।